हाँ जी मैम, प्लीज एनटीपीसी के लिए कुछ न्यू अपडेट है क्या आपके पास? मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। एनटीपीसी अभी बस इतना सा अपडेट है कि ये मान के चलिए दिसंबर एंड और जनवरी में होगा। अच्छा 18 ग्रुप तक कंप्लीट हो गया था। ओके चलो, मतलब नॉवल गैसेस के यूजेस लिखवाने थे, राइट, याद आ गया मुझे। ओके देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमने आवर्त सारणी पढ़ी, और आवर्त सारणी में हमने क्या पढ़ा? तो मैम ने पढ़ाया था कि पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, 18 तो ग्रुप्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं, 7 आवर्त या पीरियड्स होते हैं। ठीक है चलो, दीपक कुमार आपका आंसर है टीई बच्चा, टीई। ठीक है चलो, तो हम ग्रुप नंबर 18 पढ़ रहे थे, जिसमें हमें नोबल गैसेस पढ़नी है आज। ग्रुप नंबर 18, तो आप लिखेंगे ग्रुप नंबर 18 या समूह नंबर 18 आज हमें पढ़ना है। और ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं मैम? जीरो ग्रुप बोलते हैं। अब जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं मैम? क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है? इनकी वैलेंसी मैम जीरो होती है। इनकी वैलेंसी, इनकी संयोजकता क्या होती है? इनकी वैलेंसी जीरो है। इसीलिए हम इन ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? जीरो वैलेंसी वाले एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके मुझे याद आ गया, नोबल गैस पढ़ना था। ओके चलो, तो इनकी वैलेंसी क्या है? जीरो है, इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? जीरो एलिमेंट्स, या इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। तो आपसे पूछिए कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को आप जीरो ग्रुप बोलते हैं, आप बताएंगे ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है मैम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का बुक आपका लिखा मिल जाए तो नैया पार हो जाए। यस हरिंदर, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको मेरी एक छोटी सी बुक मिलने वाली है, जिस बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थ्योरी की बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, तो मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे काम कर रही हूँ, तो वो अगर हो गया एनटीपीसी से पहले तो बहुत अच्छा है। चलो तो देखिए, ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से आते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया होगा। पहला लिखेंगे हीलियम, उसके बाद लिखेंगे नियोन, उसके बाद लिखेंगे आर्गन, उसके बाद लिखेंगे क्रिप्टोन, उसके बाद लिखोगे जेनोन, जिसको XE का सिंबल दिया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे मैम? उसके बाद RN बोले तो रेडोन, और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा लिखेंगे? तो लास्ट वाला मैम एक नया आया है OG, और OG का क्या होता है? ऑर्गेनेसन। और मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्गेनेसन है, हाँ, ऑर्गेनेसन जो होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है आप सब जानते हैं, 118 नंबर पे आता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया कि पीरियोडिक टेबल में कितनी नोबल गैसेस हैं, तो आप बताएंगे पहले 6 थी बट अब कितनी हो गई हैं? अब 7 हो गई है। आप पूछे 7वां नया नोबल गैस कौन सा ऐड किया गया है? मैम OG ऑर्गेनेसन किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैम आपकी बुक कब तक आएगी? बच्चा हो सकता है 1-1.5 महीना लग जाए, क्योंकि अभी मुझे उसकी 3-4 बार प्रूफ रीडिंग करनी है, कुछ मिस्टेक्स हैं, नहीं है, टाइपिंग में एरर है, वो सारे मुझे एक बार चेक करने हैं, उसके बाद आएगी वो। ठीक है ज़्यादा नहीं है, 1100+ क्वेश्चंस की है, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हैं, और मैं कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं दे रही उसके अंदर, इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है स्वीटी कह रही है कि मैम करवा दिया। बच्चा स्वीटी, मैंने सिर्फ नाम लिखवाया था और इनके एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक बताया था, बट स्वीटी मैंने इनके क्वेश्चंस नहीं बताए थे बच्चा, है ना? इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनके यूजेस नहीं बताए थे, वो आज पढ़ना है आपको। ठीक है चलो, तो अब आते हैं एक एक करके हम सारी गैसेस के ऊपर। तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे हीलियम, एक नंबर पे आप लिखेंगे हीलियम, HE किसका सिंबल है? आप लिखेंगे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है चलो, अब बात आती है कि मैम एग्जाम में हीलियम से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? तो आपका पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज लाइटेस्ट नोबल गैस, याद रखेंगे इट इज लाइटेस्ट नोबल गैस, इट इज लाइटेस्ट नोबल गैस। और मैंने आपको बहुत बार बताया है लाइटेस्ट नोबल गैस, नोबल का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो स्टेबल है ना, जो स्थायी हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? नोबल एलिमेंट्स। मैम जिनके आउटर ऑक्टेट में, आउटर शेल में मैम, आउटर ऑर्बिट में मैम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होते हैं मैम? वो स्टेबल होते हैं मैम, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? तो इनको आप नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं, और वो एलिमेंट्स जो गैसेस की फॉर्म में है वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे यह है सबसे हल्की, यह है सबसे हल्की
उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है नोबल या स्टेबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। देखो मैं आपको बच्चा एक डाउट बता दूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे लाइटेस्ट गैस तो बच्चा आपका याद हो जाएगा। साकेत सुमन बोल रहे हैं मैम मार्केट प्राइस भी बता दो बुक का। बुक का कोई प्राइस नहीं है, 100-120 रुपए की होगी, ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। इतनी मतलब जिससे मतलब पब्लिकेशन का खर्चा निकल जाए, बाकी क्या करना है, 100 रुपए की होगी या 120 150 रुपए की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी बच्चा, ठीक है। मैम आपको खांसी आ रही है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा है तो खांसी आ रही है। चलो देखो देखो, दो क्वेश्चन है, आपसे पूछे लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस, तो बच्चा आपको वहां पर आंसर देना है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। बट अगर आपसे पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है तो आप आंसर क्या देंगे, हीलियम इज द लाइटेस्ट नोबल गैस, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे हल्की गैस लिखा हुआ मिलेगा मैम हाइड्रोजन आंसर होगा, बट मैम सबसे हल्की नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस होगा तो वहां पर क्या होगा मैम, वहां पर हीलियम होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए हैं। तीसरा आप याद रखेंगे, यहां पर जो हीलियम है ये कहां पर यूज में ली जाती है, ये हीलियम कहां पर यूज में ली जाती है, तो आप बताएंगे ये यूज लेते हैं स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स का मतलब होता है जो गोताखोर होते हैं, जो पानी वानी के नीचे स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, वो अपने साथ मैम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर में दो गैसेस होती हैं मैम, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर में 85% तो ऑक्सीजन होता है और प्लस 15% में कौन सी गैस होती है, हीलियम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो सी डाइवर्स होते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर स्कूबा डाइवर्स या सी डाइवर्स। यहां पर मैं और लगा के लिख देती हूं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आएगा जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री जो गोताखोर होते हैं, यह आपसे पूछेगा कि जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, अस्थमा बीमारी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो इनहेलर रखते हैं, इनहेलर का मतलब समझते हैं एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी गैस ली जाती है, आप बताओगे। ऑक्सीजन के साथ यहां पर हीलियम ली जाती है, He। परसेंटेज क्या है मैम, 85% मैम ऑक्सीजन होगा, 15% में मैम हीलियम होगा। अब मैम इसको ले जाने का रीजन क्या है, पहली बात तो मैम एक बात बताइए आप, हम 100% ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या जरूरत है हमें हीलियम की, तो मैं आपको बता दूं 100% ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 100% जो ऑक्सीजन लोगे आप तो आपकी ऑक्सीडेशन पावर बढ़ जाएगी आपकी सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन पावर बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है, तो मैम जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर आपने 100% ऑक्सीजन ले लिया तो बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपके सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने लग जाएंगे। जब ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है आपके सेल्स के अंदर तो आपके सेल्स और आपके टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ऑलमोस्ट 21% है, तो हम कितना ले रहे हैं, 21% ले रहे हैं। बट जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, वो कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, 85%, और साथ में कौन सी गैस लेते हैं, हीलियम। अब मैम दूसरा, पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि हम 85% ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते मैम, 100% ऑक्सीजन लेंगे 100% ऑक्सीडेशन होगा और हमारी सेल्स के पास स्टोर फूड की कमी हो सकती है, ग्लूकोज की कमी हो सकती है, या हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब दूसरा है कि मैम आपने हीलियम ही क्यों लिया, आप हाइड्रोजन क्यों नहीं ले सकते हैं, आप बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन तो हीलियम से भी हल्की होती है, तो आप हाइड्रोजन क्यों नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि आप याद रखेंगे क्योंकि हीलियम जो है वो हमारे ब्लड में नॉन सॉल्यूबल गैस है, इट इज नॉन सॉल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। यह है हमारे शरीर में जो रुधिर है, हमारे खून में अघुलनशील गैस है, खून में अघुलनशील गैस है। जब ये नॉन सॉल्यूबल है, ये घुलेगी नहीं, हमें तो सिर्फ किसको डिसॉल्व करवाना है ब्लड के अंदर,
ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें तो क्या काम आता है, ऑक्सीजन ही काम आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड में कौन सी गैस सोल्यूबल नहीं होती, आपका आंसर क्या होगा, हीलियम। हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीजन के साथ जाती है, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि मैम ये कैसी गैस है, ये एक स्टेबल गैस है, एक नोबल गैस है। और स्टेबल का मतलब भी क्या है, जो किसी से रिएक्ट ना करे, तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा मैम हल्की है, तो हल्की है तो आप जानते हैं जब पहाड़ों पे जाएंगे आप, है ना, माउंटेन वगैरह पे आप कभी जाएंगे तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे, उसमें भी हीलियम है, क्योंकि आपको हल्का गैस चाहिए। दूसरा जब सी की डेप्थ में जा रहे हैं तब भी आपको हल्की हल्की गैस चाहिए। और मैम एक तो हो गया लाइटेस्ट नोबल गैस है, हल्की नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करेगी, और उस पे सोने पे सुहागे वाली बात क्या है कि हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे कि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल गैस कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। याद कीजिए मेरी कार्बन वाली क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा और सबसे कम टाइम में ज्यादा घुल जाती है ना, जबकि जो हमारा खून है उसके अंदर हेमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं घुलता, और जो आपका हीलियम है वो बिल्कुल भी घुलता नहीं है। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये जो हल्की है, और एक नेक्स्ट पॉइंट याद रखेगा, इट इज नॉन कम्बस्टेबल गैस, इट इज नॉन कम्बस्टेबल गैस, यह है अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील, ज्वलनशील, आग नहीं लगाएगी, ये जलेगी नहीं। तो आपसे पूछिए कौन सा नोबल गैस है जो नॉन कम्बस्टेबल है, जलेगी नहीं, तो आप याद रखेंगे, है ना, तो आप याद रखिएगा नॉन कम्बस्टेबल गैस है, जलेगी नहीं, नॉन रिएक्टिव है, स्टेबल है, कम घुलने वाली है, इतने सारे मेरिट हैं, तो आप हीलियम को ही लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इट इज फिल्ड इन एरोप्लेन्स टायर, इट इज फिल्ड इन एरोप्लेन्स टायर। जो एरोप्लेन के टायर होते हैं उसमें हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है, हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। अब टायर में क्यों भरी जाती है, एक तो मैम हल्की है, ऊपर से रिएक्ट नहीं करेगी, तीसरा मैम जलेगी नहीं, तो आप इसीलिए इसको हवाई जहाज के टायर में भरते हैं। बट कब, इन विंटर्स, मेनली ये सर्दियों में भरी जाती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी जो हमारा एरोप्लेन होता है उसके जो टायर होते हैं उसमें दो गैस भरी जाती है, एक नाइट्रोजन एक हीलियम। बट नाइट्रोजन मेनली काम आती है समर्स में, गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में हल्का सा नाइट्रोजन जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अवॉइड करके आप हीलियम वहां पर भरते हैं। वैसे दोनों ही कर सकते हैं, आप याद रखिएगा ऑप्शन में अगर दोनों हो तो आप बोथ लेकर चलेंगे, और अगर दोनों नहीं है तो आप हीलियम, और अगर आपका नाइट्रोजन अलग अलग है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा लाइटेस्ट नोबल गैस है स्कूबा डाइवर्स। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ये कहां पर पाई जाती है, ये सूरज के पास, सन के पास भी होती है ना, आप याद रखेंगे कहां पर होती है, सन पे, है ना। चलो अब दोनों बात याद रखेंगे आप। हाँ आपने सही बताया कृत्यानंद कि विंटर्स में भरी जाती है, मेनली विंटर्स में भरी जाती है। तो आप याद रखेंगे कि ये सन पर भी होती है। हाँ जी, चलो याद रखेंगे। चलो उसके अलावा मैं बता दूं सन पर हाइड्रोजन गैस भी होती है और प्लस हीलियम गैस भी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों ही होती है, ठीक है। और मैम हमारे गैस में क्या इफेक्ट होता है, मतलब मैं समझी नहीं साहिल आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ कृतन आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हमारे सन पर, सूर्य पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ और कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस भी होती है। इतनी बातें आप याद रखेंगे हीलियम के बारे में।
नेक्स्ट गैस आती है आपकी हीलियम के बाद, उसके बाद आती है आपकी नियोन। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जब मैम हीलियम के अंदर 8 जोड़ेंगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा मैम, ये 10 नंबर पे आ जाएगा। तो नियोन गैस के यूजेस क्या है वो आपको अब पढ़ने हैं। चलो अभी मैंने साउंड सही करवा दी है, साउंड सही है बच्चा, ठीक है। चलिए देखिए नियोन कहां पर काम आती है आप बताओगे। पहला तो ये ट्यूबलाइट में होती है, ये ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अब ट्यूबलाइट में किसके साथ, ट्यूबलाइट में मेनली दो चीजें होती हैं। पहला होता है मरकरी वेपर, मरकरी वेपर, और मरकरी वेपर के साथ नियोन गैस काम में आती है, नियोन गैस काम में आती है। इसको हिंदी में बोलते हैं पारद वाष्प, मरकरी को पारा बोलते हैं, इसको पारद वाष्प प्लस नियोन गैस। तो याद रखिएगा कि जो नियोन गैस होती है वो ट्यूबलाइट में भरी जाती है, जबकि हीलियम गैस है वो कहां पर, वो एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है। मैम एयर में माउथ में सारी गैस है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है। बच्चा ये आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एयर में जो सारी गैसेस हैं वो सारी वापस आ जाती हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू भी तो बनता है हमारे बॉडी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो नियोन गैस मैम ट्यूबलाइट में भरी जाती है, किसके साथ, मरकरी वेपर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इंडिकेटर ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के ऊपर आपने इंडिकेटर देखे होंगे, जो हवाई अड्डा है उसकी सूचक बनाने में आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर रेड कलर के इंडिकेटर जलते रहते हैं। जैसे जो आपका एरोप्लेन होता है उसके पर्टिकुलर एक पार्किंग है एक डायरेक्शन में, तो वहां पर जो रेड कलर की जो लाइट एमिट हो रही है उसके अंदर वो रात को चमक रही है, तो वो चमक किस गैस की वजह से रही है आप बताएंगे, वो किसके अंदर, नियोन गैस की प्रेजेंस से जो आपके एयरपोर्ट के इंडिकेटर होते हैं उनमें चमक होती है। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ये जो होती है वो डेंजर सिग्नल बनाने में भी काम आती है नियोन गैस। इट इज यूज्ड इन मेकिंग डेंजर सिग्नल्स प्लस आप याद रखेंगे साथ में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों में आपने देखा होगा रात को कोई भी एक बोर्ड लगा रखा है आपने, आपका कोई बिजनेस है तो उसके बाहर आपने दुकान के बाहर आपने वहां पर एडवर्टाइज करने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है और वो अंधेरे में चमक रहा है, तो अंधेरे में किसकी प्रेजेंस से चमक रहा है, वो नियोन गैस की प्रेजेंस से चमक रहा है। और जो डेंजर सिग्नल है, जो खतरनाक चिन्ह है, आपने देखे होंगे रेड कलर से डेंजर सिग्नल बने हुए होते हैं। रेड से क्यों बनते हैं आप सब जानते हो, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है, और वो चमक होती है, रात में जो चमकाता है रेड कलर का, तो वो चमक किसकी वजह से होती है, वो नियोन गैस की वजह से होती है। तो आपसे पूछा जाए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस, नियोन गैस। इंडिकेटर ऑफ एयरपोर्ट बनाने में कौन सी गैस, नियोन गैस। डेंजर सिग्नल बनाने में कौन सी गैस, प्लस विज्ञापनों में एडवर्टाइजमेंट में कौन सी गैस, नियोन। नेक्स्ट आप याद रखेंगे इट इज यूज्ड इन बेकन लाइट, बेकन लाइट। अब ये बेकन लाइट क्या होती है, तो इसको कॉमन लैंग्वेज में जो आप लाल बत्ती बोलते हैं ना, जैसे ऑफिसर्स की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होती है, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर लाल बत्ती होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसका आप बताएंगे, उसको बोलते हैं बेकन्स लाइट। तो बेकन लाइट में जो लाल कलर की जो बत्ती होती है, तो लाल कलर की जो बत्ती में, हाँ, तो लाल कलर की बत्ती है तो उसके अंदर कौन सी गैस है, उसके अंदर भी नियोन गैस है। ये तीनों चारों इसके बारे में बातें याद रखिएगा, सारी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आपके नियोन के यूजेस थे। तो आप नियोन के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, आप लिखेंगे आर्गन। उसके बाद नेक्स्ट आती है आर्गन, AR सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 10 में 8 अगेन जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा मैम, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्गन। अब आर्गन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इट इज मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो आप याद रखेंगे हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है,
वो नाइट्रोजन होती है। बट उसके बाद आपसे पूछूं मैं कि हमारे एनवायरनमेंट में नोबल गैस कौन सी ज्यादा होती है, आप बताएंगे आर्गन ज्यादा होती है। ये जितने भी गैसेस बता रही हूं ना मैं, इन सब में से आर्गन सबसे ज्यादा होती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, मैंने यहां पर नोबल गैस जोड़ा है, याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैस। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी होती है, आप बताएंगे सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, वो आर्गन होती है, आर्गन। अब ये काम कहाँ आती है, तो आर्गन कहाँ भरी जाती है मैम, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है। इट इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यह विद्युत बल्ब में भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर कौन सी गैस रहती है, आर्गन। और आर्गन किसके साथ रहती है, आप बताएंगे उसमें आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस, दोनों गैस भरी जाती है। किस परसेंटेज में, ऑलमोस्ट 85% आर्गन, 15% में नाइट्रोजन। याद रखिएगा एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन हीलियम दोनों भर सकते हैं। दूसरा, जो आपका ट्यूबलाइट है उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है, नियोन गैस यूज होती है मरकरी वेपर के साथ। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन के साथ नाइट्रोजन यूज होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के, मैं आपको सारे बता देती हूं। पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ये। नेक्स्ट आपसे पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, जो तंतु है ना, वो किसका बना हुआ होता है, बता सकते हैं आप। यस, इलेक्ट्रिक बल्ब में बच्चा आर्गन भरी जाती है। जो फिलामेंट है वो किसका, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका सिंबल होता है, टंगस्टन का। तो याद रखिएगा जो फिलामेंट है, साउंड सही नहीं है, एक सेकेंड रुकिए मैं सही करवा देती हूं। अब सही होगा वो, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू किसका सिंबल होता है, आप सब जानते हैं, डब्ल्यू टंगस्टन का सिंबल होता है। अब मैम टंगस्टन का क्यों भरा जाता है, कि टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों बनता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्स 3400 के लमसम होता है, तो इसलिए इसका टंगस्टन का तंतु या आप याद रखेंगे फिलामेंट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट, 15% हो गया। चलो अब मैं नेक्स्ट आपको आर्गन के बारे में जो पॉइंट बताने वाली हूँ ना, उसको मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, तो प्लीज करके अपने कॉपी में इसको स्टार करके लिखिएगा। हाँ, ऑलमोस्ट 34 या 35, 30 3000 से लेकर 3500 के बीच में होता है। ये मान लो आप 3500, कुछ बुक्स में 3600 लिखा हुआ होता है, तो आप ये मान के तो 33 से लेकर 35 3600 के बीच में होता है, इसलिए बच्चा टंगस्टन का यहाँ पर फिलामेंट यूज होता है। नेक्स्ट देखो आर्गन आजकल कहाँ पर काम में आने लगी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कार्बन वाले पॉइंट में बताया था, कार्बन वाला चैप्टर करवाया था कि जो वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग करने में कौन कौन सी गैस यूज होती है, मैम आपने बताया था ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। कौन कौन सा था, ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन, और दोनों को मिलाकर मैम हम क्या बोलते थे, हमने बोला था ऑक्सी एसीटिलीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वेल्डिंग गैस कौन सी यूज होती थी, आप बताएंगे ऑक्सी एसीटिलीन यूज होता था। बट आजकल कौन सी गैस यूज होती है, तो आप बताएंगे आजकल आपसे पूछा जाए वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, आप बताएंगे ऑक्सीजन के साथ आर्गन यूज होता है, और इन दोनों को बोला जाता है ऑक्सी आर्गन। तो पहले यूज होती थी मैम ऑक्सीजन के साथ एसीटिलीन, बट आजकल कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वेल्डिंग गैस पहले ऑक्सी एसिटिलीन हुआ करता था, बट आजकल वेल्डिंग गैस ऑक्सी आर्गन को कहा जाता है। आर्गन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा नोबल गैस है। आर्गन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, क्या, तो आप याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके बाद याद रखिएगा ये वेल्डिंग गैस में भी आजकल यूज में ली जा रही है। ये आपके आर्गन से इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके करवा दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिप्टन, नेक्स्ट आता है आपका क्रिप्टन, और क्रिप्टन का सिंबल होता है KR। एटॉमिक नंबर
18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिप्टन का एक ही यूज है और एक ही यूज आपको याद रखना है, ये फ्लैश लाइट में होती है। फ्लैश लाइट किसकी, आप बताएंगे, जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो मोबाइल फोन्स और जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, उसके अंदर आप रात को फ्लैश लाइट यूज में लेते हैं ना, तो वो फ्लैश लाइट कौन सी होती है, आप याद रखेंगे, वो क्रिप्टन भरी जाती है। इसका एक ही यूज है और यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट होती है या कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आप बताएंगे क्रिप्टोन भरी जाती है। ये एग्जाम में आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, क्रिप्टन के बाद आती है आपकी XE, और XE को क्या बोलते हैं आप, ज़ीनॉन। XE इंग्लिश में जैनन बोलते हैं इसको, वैसे हिंदी में ज़ीनॉन लिखा जाता है, ज़ीनॉन। ठीक है, XE ज़ीनॉन। अब देखिए ज़ीनॉन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ज़ीनॉन से 2 क्वेश्चन आते हैं और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहला क्वेश्चन है ज़ीनॉन से, आप याद रखेंगे, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, इसको अजनबी गैस कहा जाता है। और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सी नोबल गैस को कहा जाता है, आप बताएंगे स्ट्रेंजर गैस ज़ीनॉन को कहा जाता है। मैम इसको स्ट्रेंजर गैस कहने का रीजन क्या है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज में होती है और कुछ कंट्रीज में नहीं है, कई देशों में है और कई देशों में नहीं है। तो जिन कंट्रीज में नहीं है उनके लिए गैस कैसी होगी, स्ट्रेंजर होगी, अजनबी होगी। जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं बाहर, तो हम क्या होते हैं, वहां पे स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होती हैं। तो वैसे ये कुछ कंट्रीज में नहीं है, उनको उनके लिए स्ट्रेंजर हो गई। ठीक है, अब काम क्या आती है, तो इसका काम, ये काम आती है हमारे जो गाड़ियों के इंडिकेटर्स होते हैं, जो ऑटो व्हीकल के इंडिकेटर्स हैं, ऑटो व्हीकल्स इंडिकेटर के अंदर भरी जाती है। इंडिकेटर तो आप समझते होंगे और लड़कियां तो स्पेशली समझती होंगी, क्योंकि लड़कियां लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में टर्न कर लेती है ना। तो आप याद रखिएगा, तो गाड़ियों के सूचक में, गाड़ियों के सूचक में, गाड़ियों के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं, तो वो इंडिकेटर दिन में भी चमकते रहते हैं ना। जब आप दिन में इंडिकेटर देते हैं तो भी आप देखते होंगे उसमें स्पार्क निकलती है, तो वो किस गैस की वजह से होती है, वो ज़ीनॉन। दूसरा, हमारी गाड़ियों में जो ब्रेक लाइट होती है, ब्रेक लगाते हैं आप, आपने ब्रेक लगाया तो पीछे की साइड हमारे गाड़ी में लाइट चमकती है, तो वो लाइट, उस लाइट में भी कौन सी गैस होती है, आप बताएंगे ज़ीनॉन। देखो आपसे पूछे कि रोड के इंडिकेटर या एयरपोर्ट के इंडिकेटर बनाने में कौन सी गैस, नियोन गैस। जबकि आपसे पूछे गाड़ियों के इंडिकेटर, गाड़ियों के ब्रेक लाइट में कौन सी गैस यूज होती है, तो आप बताएंगे कि ज़ीनॉन। मैम सबसे कम पाए जाने वाली गैस किसको, नहीं बच्चा इसको नहीं बोलेंगे, सबसे कम होती है बच्चा रेडोन, जो ना के बराबर होती है। ठीक है, चलो याद रखिएगा इतनी बात कि ज़ीनॉन को आप स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में है कुछ में नहीं है, ऑटो व्हीकल्स के इंडिकेटर में या जो ब्रेक लाइट है उनकी, उसको बनाने में काम आती है। चलो, ये ज़ीनॉन के बारे में आपको बात याद रखनी थी। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला रेडोन, और रेडोन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप रेडोन, RN सिंबल होता है, RN, कैपिटल R स्मॉल n। ठीक है, एटॉमिक नंबर 86 होता है, वो तो खैर मैं बता चुकी हूँ, आपको बार बार क्या बताना। ठीक है, रेडोन। सबसे पहला आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये लीस्ट अमाउंट नोबल गैस है, लीस्ट अमाउंट नोबल गैस। लिस्ट क्या, बिल्कुल होती ही नहीं है, नोबल गैस, सबसे कम पाए जाने वाली अक्रिय गैस, सबसे कम पाए जाने वाली अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन सी होती है मैम, आर्गन होती है ना। सबसे कम कौन सी होती है मैम, रेडोन। रेडोन ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे इसके बारे में, रेडोन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो रेडोन है वो हैवीएस्ट नोबल गैस होती है, हैवीएस्ट नोबल गैस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लाइटेस्ट नोबल गैस पूछे बच्चा तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। और सबसे भारी पूछे, हैवी पूछे, तो आप कौन सा बताएंगे, तो भारी उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी मैम, हमारी रेडोन हो जाएगी। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गए। देखो मैं आपको 4 क्वेश्चंस वापस याद करवा रही हूँ। ठीक है, मैं वापस याद करवा रही हूँ 4 क्वेश्चन। पहला, सबसे ज्यादा नोबल गैस
आप पूछेंगे, आप बताएंगे वहां पे आर्गन। सबसे कम रेडोन। सबसे हैवी नोबल गैस बताएंगे आपका रेडोन। और सबसे लाइटेस्ट नोबल गैस तो आप बताएंगे वो कौन सा, कि लाइटेस्ट कौन सी होगी, हीलियम होगी। ठीक है, चलो अब बात आती है, आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट और बताऊं, ये जो गैस है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में होती है। ये रेडियो एक्टिव है, ये एक ही ऐसी गैस है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में है। तो आप याद रखेंगे यह रेडियो एक्टिव तत्व की फॉर्म में होती है, रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में होती है। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, जिनका न्यूक्लियस अस्थायी है, उनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, बाकी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब बात आती है कि मैम ये काम क्या आता है, तो आप बताएंगे एक तो जो फोटोग्राफी वाली मशीन होती है उसके अंदर ये भरी जाती है। तो पहला याद रखेंगे, इट इज यूज्ड इन एक्सरे फोटोग्राफी। एक्सरे फोटोग्राफी, एक्सरे वाली जो मशीन होती है उसके अंदर होती है, एक्सरे फोटोग्राफी में काम में आती है। और दूसरा, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आती है, कैंसर के उपचार में। और मेनली कौन सा कैंसर, तो जो स्किन कैंसर होता है उसके इलाज में काम आती है। तो आप याद रखिएगा कैंसर के उपचार में रेडोन काम आती है, और जो एक्सरे वाली मशीन होती है उसके अंदर भी रेडोन काम में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं रेडोन के बारे में बात बताऊं तो जो रेडोन है वो जब ज्वालामुखी होता है ना, तो उस टाइम पर भी रेडोन गैस एमिट होती है, क्योंकि हमारे जो अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ का नीचे सरफेस एरिया है, उसमें कुछ आज भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वहां से रेडोन गैस निकलती है। तो आप याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी होता है तब भी कौन सा गैस निकलता है, तो एट द टाइम ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के टाइम पर भी कौन सी गैस निकलती है, रेडोन निकलती है। और ये इसी साल एसएससी जेई का क्वेश्चन था कि ज्वालामुखी जब फटती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आप याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी फटती है, निकलती है, तब भी क्या होती है, रेडोन गैस एमिट होती है। ये आपके नोबल गैसेस के यूजेस थे जो आपको याद रखना था। इसके अलावा नोबल गैसेस में एक क्वेश्चन और आता है, जितनी भी नोबल गैसेस मैंने आपको बताई हैं उन सारी की सारी नोबल गैसेस के बीच में, इन सारी की सारी नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस होती है, आप बताएंगे यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस होती है, कोवैलेंट रेडियस होती है, सहसंयोजक रेडियस होती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से नोबल गैसेस के याद रखिएगा। और लास्ट नोबल गैस थी जो ओजी, जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनेसन, इसका ऐसा कोई यूज नहीं है, ये आप याद रखिएगा। हाँ, लिक्विड हीलियम को भी यूज में लिया जाता है, यस आपने सही बताया। ठीक है, चलो ये आपके नोबल गैसेस याद हो गई। ये आपका पीरियोडिक टेबल के मैंने सारे के सारे आपको ग्रुप बता दिए, सारे के सारे आपको पीरियड्स बता दिए। अब आपको याद कैसे करने हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। अब कुछ आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, जो आज की क्लास में हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम हमारा मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और हिंदी में इसको बोलेंगे आवर्त गुण, आवर्त गुण। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पीरियोडिक टेबल लगवाती हूँ इसके अंदर। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड होता है, यस नेहा, मैंने यही तो बोला है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके बीच में कोवलेंट रेडियस होती है या कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल लगाइए। सर ने क्लास नहीं लिया आज पीसीस में, क्यों? अच्छा, लगा दी आपने? ठीक है, तो अब आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
चलो देखिए, हमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना है वो याद रखिए। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एटॉमिक साइज कब बढ़ता है। जब आप ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है, या पीरियड में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है या ज्यादा होता है। ऐसे से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पहला नंबर पॉइंट है जो हम याद करेंगे एटॉमिक साइज का। पहला है आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, और इसको हिंदी में लिखेंगे परमाणु आकार, हिंदी में लिखेंगे परमाणु आकार। आपसे पूछा जाएगा परमाणुओं का आकार कब बढ़ता है और कब घटता है। ध्यान से सुनिएगा, सारा एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं एग्जाम्पल या क्वेश्चन बनाकर आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला आता है एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा और कब घटेगा। आप याद रखेंगे कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब है आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जरा बताइए, जब आप टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए जरा यहाँ पीरियोडिक टेबल में जब मैं टॉप से बॉटम की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैम, जब आप ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये क्या है मैम, ये पीरियड्स हैं, ये आवर्त है, आप आवर्तों की बात कर रही हैं, है ना। जब मैं आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम की साइड आती हूँ तो आप याद रखेंगे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप याद रखेंगे कि परमाणुओं का संख्या कब बढ़ती है, या परमाणु आकार कब बढ़ता है, जब आप टॉप से बॉटम में आ रहे हैं या एक पीरियड से ऊपर से नीचे आ रहे हैं आवर्त में, तो हमेशा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। कैसे मैम, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे 4 दे दिया, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया। पहला आपसे दे दिया लिथियम ऑप्शन, दूसरा दे दिया रुबिडियम, तीसरा दे दिया आपका सीजियम, चौथा दे दिया आपको फ्रांसियम। आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है। आप क्या बताएंगे, फ्रांसियम का। चलो, आपसे मैंने पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि बताइए जरा एल्यूमिनियम, गैलियम और टेलुरियम और आप बताइएगा निहोनियम, इन चारों में से एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा। आप बताएंगे निहोनियम। मैंने याद रखा था बैंगन, आलू, गाजर इन थेला। तो आप याद रखेंगे कि चारों कौन से ग्रुप में आते हैं, ये ग्रुप नंबर 13 का पार्ट है, और ग्रुप नंबर 13 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होगा, हमेशा मैम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। मुकेश कुमार, डिक्रीज नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। आपने कहाँ से पढ़ लिया कि डिक्रीज होगा, बच्चा डिक्रीज लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। अब मैं आपसे अगर 2 क्वेश्चन पूछूं, आपने मेरे दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जरा मुझे बताइए पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा। यस, एस और पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। यस, प्रीति मानिकपुरी कंप्लीट हो गया है बच्चा। जरा बताइए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज सबसे बड़ा किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा। जल्दी आंसर दीजिए, इतना टाइम मत लगाइए, जल्दी आंसर दीजिए। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज सबसे छोटा किसका और सबसे बड़ा किसका। अरे जल्दी बताओ, इतना इतना टाइम थोड़ा लेते हैं बच्चा। देखो, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा होना चाहिए, मैंने एलिमेंट बोला है बच्चा, यहाँ मैटर नॉन मैटर की बात नहीं करी है। सबसे बड़ा तत्व कौन सा होना चाहिए, तो सबसे नीचे वाले में होगा सबसे बड़ा तत्व। आप बताएंगे यहाँ पर आंसर होगा आपका Fr, और Fr क्या होता है, Fr क्या होता है, फ्रांसियम, फ्रांसियम। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो जरा बताइए स्मॉलेस्ट कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन, क्योंकि 1 नंबर पे कौन सा आता है, यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है, 1 नंबर पे है, तो इसका क्या होगा, सबसे छोटा। क्योंकि बेटा मैंने ओजी की बात नहीं करी है, आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्यों जा रहे हैं। हम तो इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं बच्चा, हम ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है, चलो इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर, कुछ बच्चों के यहाँ पर ना आंसर गलत हो रहे, क्यों हो रहे हैं पहले सुनो। क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। चलो
देखो एटॉमिक साइज जब आप टॉप टू बॉटम से आते हैं तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा फॉर्म क्या बोल रहे हैं आप साकेत, मुझे समझ में नहीं आया। बट आप याद रखिएगा जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है ना, तो आप किसकी बात कर रहे हैं मैम, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कमी आती है, एटॉमिक साइज घटेगा, कमी आएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जब आप एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगा हमेशा, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। बट छोटा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन है, क्या, यहां देखो, जब मैं बात करती हूं ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18, जरा बताइए जब मैं यहां से लेफ्ट से राइट में आ रही हूं तो यहां से इधर आऊंगी तो क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि यहां से जो नोबल गैसेस हैं उनका एटॉमिक साइज सबसे कम होना चाहिए। बट मैं आपको बता देती हूं यहां पर नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज सबसे कम नहीं होगा, सबसे कम होगा ग्रुप नंबर 17 का। क्यों होगा, उसका आंसर सुनो, क्योंकि जो ग्रुप नंबर के 18 के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कौन सी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, सह संयोजक त्रिज्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि जो F वाला एलिमेंट है, ये हैलोजन एलिमेंट जो है आपके, इनके बीच में कौन सी होती है, इनके बीच में होती है वांडर वाल रेडियस। कौन सी रेडियस, वांडर वाल रेडियस होगी, वांडर वाल रेडियस होगी, वांडर वाल रेडियस होगी, वांडर वाल त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, WAL होगा, स्पेलिंग गलत होगी, अरे बाप पूरा ही रब हो गया है, चलो वापस लिख रही हूँ कोई बात नहीं। देखो ग्रुप नंबर 18 के बीच में कौन सी रेडियस होती है, आप लिखेंगे कोवेलेंट सह संयोजक त्रिज्या, और जो ग्रुप नंबर 17 के हैं इनके बीच में होती है वांडर वाल रेडियस। तो अब आपने फिजिक्स में एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जहां पर कोवेलेंट रेडियस है उन एलिमेंट का साइज क्या होगा। मैम आवाज में बहुत गड़बड़ हो रही है, आवाज सही नहीं जा रही है क्या, अभी बताइएगा साउंड सही आ रही है, बताइए साउंड सही है, ठीक है। तो ये 2-3 बच्चे बोल रहे हैं आवाज खरखर आ रही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मैम ने क्या बताया, मैम ने बताया कि जब आप एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे देखते हैं टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट में देखते हैं तो डिक्रीज होता है। तो मैम आपके इस फंडे के अकॉर्डिंग तो सबसे छोटे एलिमेंट कौन से होने चाहिए मैम, सबसे छोटे एलिमेंट होने चाहिए मैम आपके नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस छोटी होनी चाहिए। बट मैम नोबल गैसेस वैसे तो छोटा है उनका एटॉमिक साइज, बट जो आपका ग्रुप नंबर 17 है उससे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक साइज सबसे कम है वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके ग्रुप नंबर 17 वाले, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर होती है वांडर वाल रेडियस और यहाँ पर क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है। तो याद रखिएगा ग्रुप नंबर 18 का साइज बड़ा होता है क्योंकि इनके बीच में अभी भी साउंड गूंज, रुकिए एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दीजिए। आज मैं भी पूरा एकदम इस साउंड के चक्कर में ऐसी हो रखी हूँ, सुबह से क्लास में साउंड में प्रॉब्लम आ रखी है।
अभी बताइएगा, अभी सही है? अभी साउंड सही है? ओहो, साउंड के चक्कर में पूरा दिमाग खराब हो गया। वापिस आओ यहाँ पर। उल्टा बता दिया मैंने आपको, पॉइंट उल्टा बता दिया। जरा ध्यान से सुनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 18 है, याद रखिएगा, जो ग्रुप नंबर 18 है उनके बीच में कौन सी रेडियस होती है? वान डर वाल रेडियस होती है। प्लीज इसको सही कीजिएगा, एक बार वापस आइएगा। अब होगी ये साउंड सही, कोई बात नहीं। अब प्लीज थोड़ी सी अगर साउंड खराब आ रही है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके चक्कर में मेरा भी, आपका कमेंट के चक्कर में मैंने भी उल्टा पॉइंट बोल दिया। देखो ध्यान से सुनो, वापस आओ यहाँ पर। ये जो ग्रुप नंबर 18 है, उल्टा पॉइंट हो गया यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, वापस इसको सही कर लीजिएगा। जो ग्रुप नंबर 18 है उनके बीच में कौन सी होती है? वान डर वाल फोर्सेस लगते हैं। ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा इसको। वान डर वाल फोर्सेस कहाँ लगते हैं? ग्रुप नंबर 18, मतलब नोबल गैसेस के बीच में कौन सी त्रिज्या होगी? वान डर वाल रेडियस होगी। जबकि ग्रुप नंबर 17 होते हैं उनके बीच में कौन सी होती है? कोवलेंट रेडियस होती है। अब जब मैं यहां से यहां आ रही हूं तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। और जब मैं यहां से यहां आऊंगी तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा कि जब यहां से यहां जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो इस फंडे के अकॉर्डिंग तो सबसे छोटा साइज वाले कौन से होने चाहिए? नोबल गैसेस होने चाहिए। बट मैम नोबल गैसेस का जो आकार होता है वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर कोवलेंट रेडियस होती है, यहां पर वान डर वाल रेडियस होती है। और आप जानते हैं वान डर वाल जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स अट्रैक्शन होता है, वो सबसे वीक होता है, और जबकि कोवलेंट वाला है वो वान डर वाल से स्ट्रॉन्ग होता है। अब जरा बताइए, जब वान डर वाल फोर्सेज लगेंगे तो आपको पता ही है वान डर वाल फोर्सेज वीक फोर्सेज है, तो थोड़ा सा साइज क्या होगा? थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिए, यहां तक यहां से यहां आएंगे तो डिक्रीज होगा, बट यहां से ग्रुप 17 और 18 में जाएंगे तो यहां पर बड़ा कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप नंबर 18 बड़ा है किससे? ग्रुप नंबर 17 से। प्लीज इसको सही कर लेना। थोड़ी सी इस साउंड के चक्कर में मैंने यहाँ पे कमेंट पढ़े तो मैंने थोड़ा सा उसको उल्टा बोल दिया। याद रखिएगा, वान डर वाल रेडियस कहां लगती है? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट के बीच में। कोवलेंट रेडियस कहां लगती है? आप बताएंगे ग्रुप नंबर 17 के बीच में। तो मैम जब यहां से यहां आएंगे तो हमेशा इंक्रीज होगा, यहां से आएंगे तो डिक्रीज होगा, बट ग्रुप नंबर 18 का साइज बड़ा होता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट से। बताइए जरा, क्लियर हो गया ये बात? एक बार फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई बच्चा गलत नहीं पढ़ लेगा इसको, कि ग्रुप नंबर 18 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वान डर वाल रेडियस। या क्योंकि यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ पर मैम थोड़े से वीक फोर्सेज अट्रैक्शन लग रहे हैं, थोड़ा सा साइज ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, वान डर वाल को हिंदी में वान डर वाल ही त्रिज्या बोलते हैं। अंकित साहू, वान डर वाल त्रिज्या ही बोलेंगे। ठीक है, चलो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, मैं एक बार फिर बता रही हूं, ये एक्सेप्शन है कि जो यहां से यहां है तब तो इंक्रीज होगा, बट यहां से यहां जाएंगे तो डिक्रीज होता है। बट एक केस में ग्रुप नंबर 18 बड़ा है जबकि ग्रुप नंबर 17 बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इधर से तो आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा। मुझे प्लीज एक बार बताइए, अब आपका क्लियर हो गया ना? कोई गलत तो नहीं पढ़ लेगा इसको गलत नहीं पढ़ना है प्लीज। कुसुम प्लीज समझ लीजिए इस चीज को। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि यहां से यहां जाएंगे तब तो डिक्रीज है, बट इसका साइज बड़ा होगा किससे? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूं। आप मुझे ये बताओ कि फ्लोरीन, अगर इसने आपने इसका सही आंसर दे दिया तो आपका सही हो जाएगा। फ्लोरीन और नियोन में से एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा? जल्दी बताइए, फ्लोरीन और नियोन में से साइज किसका बड़ा होगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर दोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर दीजिए, दोनों में से साइज, एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा? फ्लोरीन और नियोन में से किसका साइज बड़ा होगा? एफ या NE? देखो एफ यहां पर है, NE यहां पर है, जल्दी बताओ किसका साइज बड़ा होगा? चलो एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि फ्लोरीन और नियोन में से साइज किसका बड़ा होगा? किसका बड़ा होगा? दिनेश आपको समझ में नहीं आया है बच्चा, इसीलिए आपने गलत आंसर दिया है। संतोष का आंसर सही है। हरीश भाटी, इसका मतलब आपको भी समझ में नहीं आया है तो आपका भी आंसर गलत है। अरे भैया नियोन का क्या होगा? नियोन का बड़ा होगा साइज। क्यों?
क्योंकि मैम यहाँ पर हैलोजन एलिमेंट, अरे एक बात याद कर लो, ग्रुप नंबर 17 सबसे छोटे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो किसका बड़ा होगा? नियोन का, क्योंकि नियोन के बीच में कौन से फोर्सेज है? वान डर वाल फोर्सेज है, और इसके अंदर क्या है? कोवलेंट। कोवलेंट तो थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो थोड़ा साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और वान डर वाल है, दूर दूर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यस, आप सबको समझ में आ गया। इसका मतलब नियोन का साइज बड़ा होता है। मैं अगर बात करूं अगर नियोन की एटॉमिक रेडियस, तो नियोन की होती है अप्रोक्स 154 पिकोमीटर, पीएम के बराबर होती है। और इसकी अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की होती है 147। तो बड़ा कौन सा हो गया? नियोन हो गया। ये 154 के अराउंड होती है, ये 147 के अराउंड होती है। इसका मतलब आपको सही, हाँ ठीक है, नियोन का बड़ा होगा। अब अगर मैं पूछूं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हुआ? मैम सबसे छोटा एलिमेंट बोला है हाइड्रोजन। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो, अगर उसका सही आंसर दे दे तो मैं मान लूंगी कि आपका बिल्कुल आपका सही करेक्ट आंसर हो गया। चलो बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी गैस कौन सी है? सोच समझ के आंसर देना। मैंने बोला है पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटॉमिक साइज वाला गैस कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल, जल्दी बताओ। इसका आंसर दे देंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। जल्दी बताओ, इसका आंसर दे देंगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और अगर ये समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे चलूंगी ही नहीं। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगी, 3-4 क्वेश्चन अगर आपका आंसर सही हो गया। हरीश भाटी का तो गलत आंसर हो गया, प्रीति ने सही आंसर दिया। बच्चा मैंने पूछा पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा गैस, मैंने नोबल गैस नहीं पूछा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ठीक है। और अगर पूछे आपसे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा मेटल, चलो बताओ स्मॉलेस्ट मेटल कौन सा होगा? कौन सी मेटल का सबसे छोटा आकार होगा? जल्दी बोलो, कौन सी मेटल का सबसे छोटा आकार? स्मॉलेस्ट मेटल पूछा है मैंने, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिए मुझे। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होता है, तुम लोगों को कितनी सी बात समझ में नहीं आ रही? इधर से इधर जाते हैं तो डिक्रीज होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम यहाँ है, लिथियम, लिथियम क्या होता है? एक मेटल होता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा मेटल कौन सा है? लिथियम। हाइड्रोजन मेटल है क्या? तुम कैसा आंसर दे रहे हो सुनील सैनी? सोडियम कैसे आ जाएगा बच्चा? सोडियम 3 नंबर पे है, 3 नंबर पीरियड में आ रहा है यहां पर, और ऊपर से दूसरे का क्या होगा भाई? ऊपर से नीचे तो इंक्रीज है, तो ऑब्वियस सी बात है लिथियम क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर पूछे स्मॉलेस्ट गैस हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट नॉन मेटल हाइड्रोजन, लार्जेस्ट मेटल बताएंगे लिथियम, स्मॉलेस्ट नोबल गैस कौन सी बताएंगे आप? हीलियम। ये सारे के सारे आपके आंसर ऐसे होंगे। और पूछे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? बच्चा आंसर क्या होगा? फ्रांसियम, Fr, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तभी तो इंक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होना चाहिए? फ्रांसियम। बच्चा कराता है ऑर्गेन्सन, नहीं ऑर्गेन्सन तो नोबल मेटल है भैया, जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो बात अलग है कि यहां पर Tn से बड़ा ऑर्गेन्सन होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट रेडियस मेटल लिथियम होगी, और उसके बाद आप याद रखेंगे ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर पढ़ने का मतलब नहीं, अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे पीरियोडिक टेबल में तो आप पढ़ना छोड़ दो फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व पूछे हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस पूछे हाइड्रोजन, सबसे हल्की नोबल गैस पूछे हीलियम, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी मेटल लिथियम, पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट फ्रांसियम, पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस हैं उनमें सबसे आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होगा, आप बताएंगे हीलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो पहला पॉइंट आपका एक मुझे लगता है आपको अब सही याद हो गया होगा। जब यहां से यहां जाएंगे इंक्रीज होगा, यहां से यहां जाएंगे तो डिक्रीज होगा। बट ये एक्सेप्शन बनेगा ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 में। क्यों बनेगा? क्योंकि मैम यहां से यहां जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सब यहां से यहां जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब सबसे छोटे तो कौन से होने चाहिए? ग्रुप 18 वाले। बट मैम ग्रुप 18 वाले सबसे छोटे नहीं है, सबसे छोटा कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला होगा। और क्यों होगा? फ्लोरीन वाला ग्रुप कौन सा होता है? 17वां। क्यों मैम? यहां पर कोवलेंट, यहां पर वान डर वाल रेडियस। तो प्लीज करके इसको सही कर लेना। अगर मैंने इससे पहले थोड़ा सा
थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था वो साउंड के चक्कर में, कमेंट पढ़ने के चक्कर में, ठीक है। और पूछिए मैम। यस, बहुत सारे पूछूंगी मैं, अभी रुक जाइए आप, बहुत सारे पूछूंगी, है ना। चलो नेक्स्ट आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या मुझे बता सकते हो, आपने इतनी फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स का ही पॉइंट है ये। मैम आपकी वजह से मॉक टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिल रही है। ओके मैम, मैं क्लास नहीं ले पाया था, मैं नागकरोट गया था। ओके कोई बात नहीं। चलो बताइए जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जल्दी बताइए। आपने फिजिक्स में पढ़ा है आईई क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बता सकते हैं? चलो मैं बता देती हूँ। आप सब जानते हैं ये कोई भी एटम है, ये एटम के आउटर ऑर्बिट्स है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये बच्चों वाली चीजें हैं। बाहर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। मान लो ये किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में मैंने इतने इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, ठीक है। तो मुझे इस एटम के आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। मुझे इस आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आउटर सेल के इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मैं जो एनर्जी दूंगी, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा, उसको आयनन विभव कहा जाएगा। आप याद रखेंगे किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए दी गई एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। यह सबसे बाह्यतम कक्ष है, क्योंकि इसमें दो ही बनाई है मैंने शेल, तो आप याद रखेंगे कि दो ही है। तो यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहा, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दूंगी मैं, तो उस एनर्जी को क्या कहूंगी मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव कहूंगी मैं, ठीक है। आप इंग्लिश में कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। सबसे बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर से दी गई एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको इसको पीरियोडिक टेबल में कैसे याद रखना है, तो जरा ध्यान से सुनिए। जब आप पीरियोडिक टेबल में, जब आप आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप आवर्तों की बात कर रहे हैं, आप पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है, घटेगा। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जबकि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो याद रखिएगा हमेशा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आते हैं कम होता है। ये साइज का उल्टा होता है बच्चा। ये साइज क्या हो रहा था, यहां से यहां मैम, यहां से यहां साइज मैम बढ़ रहा था, यहां से यहां घट रहा था। तो आप याद रखिएगा, जो साइज, एटॉमिक साइज है, उसका उल्टा क्या होता है, आई होता है, आयोनाइजेशनल एनर्जी। एक बच्चा पूछ रहा है मैम डेफिनेशन रिपीट कीजिए, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। रिपीट कर दी मैंने, ठीक है। चलो आप याद रखेंगे इसको। अगर ऐसे याद नहीं रख सकते, आप याद कर लो कि जो आई है वो हमेशा साइज का क्या होता है, एटॉमिक साइज का क्या होता है, उल्टा। अगर मैम साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं हुई, बड़ा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये देखो, मैं पीरियोडिक टेबल में इसको अप्लाई करके बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों के आंसर आपको सही देना है, ठीक है। देखो देखो,
मैंने बोला कि जब ऊपर से नीचे आओगे तो आई ई क्या होगा मैम, आई ई डिक्रीज होगा मैम, कमी आएगी। बट जब मैम यहां से यहां जाएंगे तो आई ई क्या होगा, बढ़ेगा। जरा मेरा ध्यान से सुनकर दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आपके सामने पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं मैक्सिमम आई ई कौन से एलिमेंट का होगा, जल्दी बताइए मैक्सिमम आई ई किसका होगा। और दूसरा आपसे मैंने पूछा मिनिमम आई ई किसका होगा, जल्दी आंसर दो। सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा और सबसे कम आयनन विभव किसका होगा। ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैं एक बार फिर डेफिनेशन रिपीट कर रही हूं ताकि बच्चा यहां पर आप गलत आंसर ना दें। किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कक्षा में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब ध्यान से सोच समझ के आंसर दो कि मैक्सिमम किसका होगा और मिनिमम किसका होगा। दीपक कुमार का आंसर बिल्कुल गलत है। कृतानंद आपने भी गलत आंसर दिया। सुनील हीलियम क्या है, कम या ज्यादा? अरे भैया मैंने बोला यहां से यहां आते हो तो घटेगा, यहां से यहां जाओगे तो बढ़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, हीलियम का। सबसे अधिक कैसे हो जाएगा, एफ आर का। कृत्यानंद आप इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका गलत हो गया बच्चा। एफ आर तो ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, कम होगा, इसका तो कम होना चाहिए। हाँ अरे यहां से यहां घट रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है पागलों। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का। तो याद रखो सबसे मैक्सिमम आयनन विभव सबसे ज्यादा पूछे तो किसका होगा, हीलियम का। जरा ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम किसका होगा। मैं अलग कलर के पेन से लिख रही हूं। मैम मिनिमम यहां से यहां आ रहे हैं तो कम हो रहा है, तो फ्रांसियम का होना चाहिए। बट याद रखिएगा फ्रांसियम होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो क्या होते हैं, जिनसे अपने आप एनर्जी एमिट होती रहती है, जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रह रहे हैं, जो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, अपने आप विखंडित हो रहे हैं। तो उनसे तो वैसे ही एनर्जी एमिट हो रही है, तो आप क्या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव करवाओगे, आप क्या एनर्जी दोगे इससे, जिससे आप पहले ही एनर्जी निकल रही है उसको आप एनर्जी क्यों दोगे, है ना। तो आप याद रखिएगा कि सबसे कम सीजियम की होती है। और यही क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि मैम फ्रांसियम तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं मैम, जिनसे अपने आप एनर्जी एमिट होती हो, जो स्टेबल नहीं है, जिससे पहले ही अपने आप एनर्जी एमिट हो रही है, इसको आप और एनर्जी देकर क्यों इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिमम होता है सी एस, और सी एस का मतलब होता है सीजियम। सीजियम यहां से यहां जाएंगे मैम बढ़ेगा, तो हीलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहां से आएगा तो घटेगा मैम, होना चाहिए फ्रांसियम का। बट फ्रांसियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उससे तो पहले ही एनर्जी एमिट हो रही है, तो और एनर्जी देकर क्या एमिट करवाओगे आप उससे, है ना। तो सबसे कम किसका होना चाहिए, सीजियम का होना चाहिए। एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, प्रीति आप ध्यान से सुनो बच्चा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन क्यों होगा, ऊपर से नीचे आते तो घटेगा, तो सबसे कम फिर कम, घट रहा है यहाँ पर, जबकि यहां से यहां जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। अगर हीलियम नहीं होता तो हाइड्रोजन का होता, यहां से यहां जा रहे तो बढ़ रहा है, तो हीलियम का होना चाहिए ना ज्यादा। प्रीति तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो बात। सबसे कम फ्रांसियम, प्रीति नहीं, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पढ़ा है ना, पोलोनियम, रेडियम, है ना, फ्रांसियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या, जिनसे एनर्जी एमिट हो, और जिससे अपने आप एनर्जी निकल रही है उसको क्या एनर्जी दोगे आप, है ना। तो याद रखिएगा सबसे कम किसका होता है, आई सीजियम, सबसे ज्यादा किसका होता है, हीलियम का। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा कि जब साइज घटेगा तो आई ई बढ़ेगा, जब आई ई बढ़ेगा तो साइज घटेगा। बड़ा इजी सा आंसर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़े आप। तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए,
कोई बात नहीं बच्चा। सुनील, सुनील आपका आंसर सही था, बट आपने मेरे बताने के बाद आपने आंसर सही दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट ऑपोजिट किसका, आई का। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी मैंने बताया आई क्या होता है, किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में आपसे पूछा जाए कि आई क्या होता है, तो आप बताएंगे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी आई कहलाती है। बट आप उसका ऑपोजिट याद कर लो, आई क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू एटम। किसी भी परमाणु की बाह्यतक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए दी गई एनर्जी, जोड़ने के लिए दी गई एनर्जी या खर्च की गई एनर्जी क्या कहलाती है, आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है। बता देंगे ये बात कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होने वाली एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी आई और एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए दी गई एनर्जी ई या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, ठीक है। चलो ये बात आपको याद रखनी है, और याद रखिएगा जोड़ने पर ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जब आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज होती है। जब आप इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब मैं यहां से यहां जाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा यहीं पर याद रख लो कि पीरियोडिक टेबल में जब नीचे से ऊपर आएंगे पीरियड में, मैंने इस बार नीचे से ऊपर की बात करी है, जब नीचे से ऊपर आएंगे तो वापिस क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी, और जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज, जबकि इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और जबकि नीचे से वापस ऊपर आते हैं तो इंक्रीज होती है, और वापस राइट टू लेफ्ट आते हैं तो डिक्रीज होती है। बस ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहां से मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन बहुत बार आती है, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज बताइए कि मैक्सिमम किसकी होगी और मिनिमम किसकी होगी। ध्यान से समझकर आंसर देना। मैंने क्या बताया है, मैंने बोला है कि जब नीचे से ऊपर आते हैं तो इंक्रीज होती है, और यहां से यहां जाओगे
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं बोला है मैंने, ठीक है। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और जबकि राइट से लेफ्ट वापस आएंगे तो डिक्रीज होगी, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज। तो जरा ध्यान से बताइए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। सोच समझ के आंसर देना। मैंने बोला यहां से यहां इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम हीलियम, गलत हो गया, गलत हो गया बच्चा। अरे ये ग्रुप क्या है, ये नोबल ग्रुप है बच्चा, और नोबल ग्रुप तो पहले ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तुम लोग पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है भाई। जब स्टेबल हैं तो उनको क्यों आप उनको एनर्जी दोगे, और क्यों इनसे आप एनर्जी लोगे? तो बच्चा इस ग्रुप को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। ये तो जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप का मतलब क्या है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब क्या है, इनर्ट का मतलब क्या हो गया, इनर्ट का मतलब हो गया मैम नोबल गैसेस। तो जरा बताइए सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की और सबसे कम होती है सीजियम की। मैक्सिमम होती है क्लोरीन और सबसे कम होती है सीजियम की। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तुम्हारे लोगों का पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे ज्यादा लिख लीजिए आप क्लोरीन की, सबसे कम लिख लीजिए आप यहां पर सीजियम की। चलो नेक्स्ट, पीरियोडिक आपकी क्वालिटी क्या होगी? पीरियोडिक पहला था आपका एटॉमिक साइज, दूसरा था आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथा लिखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट लिखेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो बता देंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सुखराम सरन आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऋणता। वैद्युत ऋणता क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, दो एलिमेंट है ए और बी, इनके बीच में बॉन्ड बना है ना, इनके, हाँ दिनेश आपका भी आंसर सही है, इनके बीच में बॉन्ड बना, इनके बीच में एक पार्टनरशिप बनी, एक बॉन्ड बना, ठीक है। तो पार्टनरशिप ए और बी एटम के बीच में पार्टनरशिप है, इलेक्ट्रॉन की साझा है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर, मान लो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन है, एक ए ने रखा था एक बी ने रखा था, इन दोनों पे इक्वल हक है, दोनों का बराबर हक है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने का अट्रैक्शन है ना, जो अपनी तरफ खींचने की पावर है, मान लो इस एक ए क्या कर रहा है, अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये टेंडेंसी होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा, सांझे के अंदर किसी भी बंध में बॉन्ड कब बनता है, जब दो एलिमेंट क्या हो, जब दो एलिमेंट क्या हो, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करे, पार्टनरशिप करे। और क्यों, वो स्टेबल होने के लिए करते हैं। मैंने बताया कोई भी तत्व बॉन्ड कब बनाता है, जब वो स्टेबल हो। तो याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट की साझेदारी में से, या जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, उसको वैद्युत ऋणता कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे गए, जो खींचने की जो पावर है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब हमें इससे क्या याद रखना है, इससे याद रखना है, देखो देखो जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है, दो एटम है मैम ए और बी, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, इसके ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसका लिया, बी का, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में आते हैं,
मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, या आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। जब आप किसी भी पीरियड में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगी। अब आपसे 4 एग्जाम्पल दे दे और कैसे ही पूछ ले आपसे कि बताइए इन चारों का कैसे आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा पूछ जाती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमेशा इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट यहीं पर देख लो, अगला है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगा वैद्युत धनात्मकता। वैद्युत धनात्मकता, एक ने इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरे ने डोनेट किया, खींचने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर, इलेक्ट्रॉन देने की पावर याद रखिएगा, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस को ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट की गई पावर ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर आप टॉप से बॉटम में आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, और जबकि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, यहां से यहां आएंगे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अपने ऊपर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होगी, डिक्रीज, और यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज। यहां से यहां आएंगे तो डोनेट करने की पावर बढ़ेगी, यहां से यहां जाएंगे तो डोनेट करने की पावर क्या होगी बच्चा, यहां पे डिक्रीज होगी। ये आप याद रखिएगा। इतनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। सीधा एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूं। पहला मैंने बताया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आप जानते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यस, अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनेट करने की पावर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैंने आपको 5 क्वालिटी बताई, एटॉमिक साइज, दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पांचों आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ पीरियोडिक टेबल के की पॉइंट्स लिखवाती हूँ मैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। यस सुनील, आपका आंसर है यस, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेयर अर्थ मेटल कौन सी होती है। रेयर अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, रेयर अर्थ मेटल्स कौन सी होती है। मैंने बताया था अर्थ मेटल कौन सी होती है, सबसे कम मृदा धातु, सबसे कम मृदा धातु या रेयरेस्ट मेटल कौन सी है। मैंने आपको बताया होगा बहुत अच्छे से, अगर आप याद करेंगे कि जो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। रेयरेस्ट एलिमेंट्स बोलते हैं ग्रुप नंबर 3। और वो किस ब्लॉक में आता है, तो यहां से देखो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से 12 किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक है ये, डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 कौन सा है, ये वाला स्कैंडियम वाला, यट्रियम वाला, LAAC वाला। तो याद रखना, इन तीनों ग्रुप नंबर 3 को भी क्या बोलते हैं आप, रेयरेस्ट अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और आपको एक बात याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स को रेयरेस्ट अर्थ मेटल बोलते हैं, सबसे कम मृदा धातु कौन सी होती है, ग्रुप नंबर 3 कौन से ब्लॉक में आता है मैम। ये मैम अभी तो मैंने बताया कौन से ब्लॉक में आएगा, हाँ, तो ये आएगा आपका डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। अब ये कितने होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पहला आपको लिखना है यहाँ पर SC। SC का मतलब है स्कैंडियम, SC स्कैंडियम। देखो यहाँ पर रहा स्कैंडियम, ये रहा ये वाला ग्रुप नंबर 3 स्कैंडियम। दूसरा Y, और Y से क्या लिखा जाता है, या आप बताएंगे, Y सिंबल होता है कैपिटल Y। यट्रियम, यट्रियम YTTRIUM, YTT
RIUM। ठीक है, तीसरा आप यहां पर जोड़ेंगे क्या, आप बताएंगे लेंथेनियम, LA, लेंथेनियम, लेंथेनियम। ठीक है, तीन तो ये हो गए। इसके अलावा जो आपकी लेंथेनोइड सीरीज है, लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनियम के बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट होती है, लेंथेनोइड सीरीज, और इसके अंदर भी होते हैं टोटल कितने, 14। नहीं समझ आया, देखो पीरियोडिक टेबल में कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बोला ये ग्रुप नंबर 3 है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो स्कैंडियम, एक यट्रियम, एक लेंथेनियम। इसको हटाना है AC को, लेंथेनियम, और ये लेंथेनोइड सीरीज के 14, ये 14 जो पर्पल कलर से दे रखे हैं, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। तो ये टोटल 17 एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो टोटल 17 एलिमेंट्स को आप बोलते हो रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स। 14, 15, 16, 17, तो ये 17 एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप बताएंगे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। यही आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 5 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जिसको आप रेयर अर्थ मेटल के नाम से जाने जा सकते हो। ठीक है, 14 तो लेंथेनोइड सीरीज के आएंगे, एक लेंथेनियम खुद हो जाएगा, एक यट्रियम हो जाएगा, एक स्कैंडियम हो जाएगा, और ये होते हैं आपके रेयरेस्ट अर्थ मेटल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका की पॉइंट्स में अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट ऑन अर्थ, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला तत्व, जरा जल्दी से बताइए कौन सा होना चाहिए। मैं 4 क्वेश्चन लिख रही हूं आपके सामने, चारों के आंसर आपको देने हैं। दूसरा मैंने बोला है यहां पर मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, मात्रा में पाए जाने वाला, मेटल बोला है मैंने, एलिमेंट नहीं बोला है, पाए जाने वाला धातु। दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए, ये सारे मैं क्वेश्चंस बोल रही हूं आपके सामने। सुनील का राइट आंसर है, चलो बताइए, जल्दी बताइए, दोनों का क्वेश्चन का आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन तैयार कर रही हूं मैं इतने में। लाइटेस्ट मेटल बताइएगा जरा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग लाइटेस्ट मेटल बोला है बच्चा, मैंने एलिमेंट नहीं बोला है। सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा, हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु, पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु, इनके आगे लगा दो इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में। चारों क्वेश्चन के आंसर दो, जल्दी से तुरंत आंसर दो, तुरंत आंसर दो। नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन नहीं बच्चा, जल्दी बताइए। चलो अब सुन लो ध्यान से एक एक करके, फिर हम अगेन और क्वेश्चन बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और ही बना देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और अभी मैं यहीं बना दूं। मैंने पूछा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, और दूसरा मैंने पूछा मोस्ट, यहां पर लिखो, नेक्स्ट लिखो, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला तत्व। जल्दी बताइए कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, जल्दी आंसर दो, पांचों का आंसर दो।
आप सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं है सही आंसर दे पा रहे हो। पहला सुनो, आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में होता है बच्चा ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा भूपर्पटी में एल्यूमिनियम धातु होता है। लाइटेस्ट मेटल Li, लिथियम। हैवीएस्ट मेटल OS, OS का मतलब होता है ऑस्मियम, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऑस्मियम, ठीक है बच्चा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एनवायरमेंट, नाइट्रोजन गैस ज्यादा है तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। ये 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, याद रखिएगा। पूछा जाए सबसे हल्की धातु, आप बताएंगे लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट, अर्थ पर सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन, धातु सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, लाइटेस्ट मेटल लिथियम, एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा, नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपके कितने सही हैं आप मैच कर सकते हैं। चलो अब और भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हैवीएस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, या आप लिखेंगे मैन मेड हैवीएस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व। नहीं समझ में आया, मैंने एलिमेंट पूछा है, इससे पहले मैंने मेटल पूछी थी, जो कौन सी होगी थी हैवीएस्ट में, वो आपकी ऑस्मियम होगी थी। हाँ जी जल्दी बताओ, मैन मेड द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है। इसी का अगर मैंने ऑपोजिट पूछ लिया, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, हैवीएस्ट नेचुरल, जो प्रकृति में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरल एलिमेंट। ऊपर वाला तो मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया, और पूछे आपसे प्राकृतिक सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अगर नेचुरल पूछे सबसे हैवी, आप बताएंगे यूरेनियम जो 92 नंबर पे आता है, यूरेनियम। ग्राफीन नहीं होगा, आपसे मैंने एलिमेंट पूछा है, मैंने एलोट्रोप नहीं पूछा है, आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं दीपक कुमार, नहीं बच्चा, यूरेनियम। और पूछे मैन मेड हैवीएस्ट एलिमेंट, आप बताएंगे UN, और UN क्या होता है, अनअनोक्टियम। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अनअनोक्टियम तो क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, धातु की बात नहीं करी है मैंने। और सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट पूछे तो मैम यूरेनियम होगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर सही करने हैं आपको, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक गलनांक बिंदु, गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु वाली धातु कौन सी है। आप सभी को बताया मैंने W अभी, और W किसका सिंबल होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। अप्रोक्स कितना तो आप लिख सकते हैं 3400 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर पूछे आपसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन ना अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना और अच्छे से नोट्स बनाना इनका। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट पूछे बच्चा, एलिमेंट का मतलब है तत्व, और जिसका गलनांक बिंदु सबसे ज्यादा है, मतलब चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, कोई भी, तो आप आंसर देंगे बच्चा डायमंड, ठीक है।
और मैंने बताया था डायमंड का कितना होता है, पीछे लिखवा चुकी हूँ मैं, 4726 ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, तो अगर मेटल पूछेंगे तो मैम टंगस्टन आंसर देंगे, बट अगर मैम सबसे एलिमेंट पूछ लिया कि कौन सा एलिमेंट इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मैम डायमंड, हीरा, हीरा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हो गए आपके। ये एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओगे? चलो नेक्स्ट बताओ आप मुझे, हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है, ये तो बता दोगे आप मुझे। मैंने हार्डेस्ट मेटल पूछा है, सबसे कठोर धातु। या देखो ये एग्जाम में देखो कैसे जुड़ कर आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हार्डेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आप बताएंगे हार्डेस्ट मेटल जो है वो होती है मैम पीटी, और पीटी क्या होता है? प्लेटिनम। बट मैम हार्डेस्ट एलिमेंट पूछ लिया, अगर हार्डेस्ट तत्व पूछ लिया तो सबसे हार्ड क्या है? डायमंड। डायमंड से ज्यादा तो कोई हार्ड हो ही नहीं सकता। और डायमंड आंसर कब दोगे? जब आपके क्वेश्चन में एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तत्व जुड़ा हुआ है या सबस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो आप डायमंड आंसर देंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, है ना। और अगर हैवीएस्ट गैस पूछी, अरे हैवीएस्ट गैस कौन सी होगी? रेडोन। और लाइटेस्ट गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। विक्रांत आपका, आप हमेशा गलत आंसर क्यों देते हैं बच्चा? चलो नेक्स्ट है, पीरियोडिक टेबल में नोबल मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस तो आपने देख लिया, नोबल मेटल्स कौन सी हैं? जिनको आप बोलते हैं अक्रिय धातुएं। अक्रिय धातुएं जो क्रिया नहीं करती, जो किसी से क्रिया नहीं करती, जो रिएक्ट नहीं करती, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो वो क्या होती हैं? वो नोबल मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एयू। एयू का मतलब क्या है? गोल्ड। दूसरा एजी, एजी का मतलब क्या है? सिल्वर। तीसरा कॉपर, सीयू कॉपर। चौथा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और गोल्ड तो बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता, इसीलिए सोना कभी काला नहीं पड़ता, है ना। ये बात आप याद रखेंगे। ये हमेशा फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। नोबल मेटल्स क्या होती है? हमेशा फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, ये कभी भी कंपाउंड क्रिएट नहीं करती हैं। आप याद रखेंगे कि ये क्या होती है? नोबल मेटल्स है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। सोना तो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये महंगी आती है और इनमें चमक भी होती है। और क्या होता है, इनके आप, इन दोनों की आप ज्वेलरी बनाने में काम में भी लेते हैं। ठीक है, ये आपका आज पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है। अब आप अगली क्लास में आप हमसे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ चैप्टर्स की मैं वीडियोस डलवाने वाली हूं, है ना, जो बिल्कुल लेस वेटेज चैप्टर हैं, जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है और जो कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जिनसे बहुत कम और जिनसे डाउट आपका क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको 1-2 वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी आप तब तक अच्छे से इतना पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बनाइए। सारे आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ये दोनों आपका याद रखना है। मैम इन दोनों में सबसे ज्यादा भारी तत्व कौन सा होगा? बच्चा आपका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम। मैम गुस्सा मत होना, 2 क्वेश्चन है। एक तो मैंने बायो के अच्छे से नोट्स बनाए हैं, भेजना हो तो व्हाट्सअप कर दूं। यस अमित, आप कर सकते हैं, प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिए अगर आपने बायो के बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड बात, में बायो की बॉटनी में जो अभी क्लासेस 11 से 1 वाली रिकॉर्डेड है ना मैम, साथ में लाइव भी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लाइव ऐसा नहीं है, कुछ जो जिनसे कोई डाउट नहीं आती तो वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इतना आपको याद रखना है। दिनेश अगेन आपका आंसर होगा बच्चा रेडियो एक्टिविटी। आपको अंकुर सर पढ़ाएंगे बच्चा, रेडियो एक्टिविटी अंकुर सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इतना आप याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तब तक आप इतना क्वेश्चंस याद रखिए, इतना अच्छे से पढ़िए। यस नरोतन,
नरोत्तम कोई भी सिस्टम खराब नहीं हुआ है बच्चा, कोई भी सिस्टम खराब नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डाउट क्लास भी लगाऊंगी, ठीक है नरोत्तम, ऐसा नहीं है, डाउट नहीं होगा, होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। दिनेश आपका आंसर फ्लोरीन होगा, आपका आंसर फ्लोरीन होगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।